आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में आधुनिक काल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और यह प्रश्न जो है हम घटना चक्र से हल कराने वाले हैं, जो कि पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या विधान दिया गया है। तो कला काल, आधुनिक काल, नवीन विकास का युग या गद्य काल। तो 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों ने जो नाम दिया है, अभिधान का मतलब होता है नाम। तो 19वीं शताब्दी से अब तक के हिंदी साहित्य को जो नाम दिया गया है, उसे आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। अभिहित का मतलब है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जीवनी काल, पद्य काल, संस्मरण काल या गद्य काल। तो हिंदी साहित्य के जो आधुनिक काल को जो है वो गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य किस नाम से अभिहित किया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जो आधुनिक काल को जो गद्य काल नाम से अभिहित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, जगन्नाथ दास रत्नाकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ब्रजभाषा के जो आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जो माने जाते हैं, वो जगन्नाथ दास रत्नाकर को माना जाता है। जगन्नाथ दास जो हैं वो का जन्म 1966 ईस्वी में माना जाता है और यह ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ, झांसी के चिरगांव में हुआ था और इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई थी। राष्ट्रीय कवि की उपाधि इन्हें महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी और यह राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। हरिओद जी का जन्म जो है वो 1864 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है वो 1850 ईस्वी में माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है। हरिश्चंद्र, जगन्नाथ, बद्रीनारायण या भिखारी दास। तो जो रत्नाकर शब्द है वो किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है। तो रत्नाकर शब्द जो है वो जगन्नाथ के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। तो इनमें से जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है, ऊदो शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रसमरथी। तो इनमें से जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो कृति मानी जाती है, ऊदो शतक जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति मानी जाती है, जबकि भ्रमर गीत जो है यह नंददास की भ्रमर गीत जो है वो एक तो भंवर गीत है जो नंददास की है, एक भ्रमर गीत है। गीतावली जो है यह तुलसीदास जी की रचना मानी जाती है। रसमरथी जो है वो रामधारी दिनकर की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऊदो शतक के लेखक कौन माने जाते हैं। तो रत्नाकर, नंददास,
सूरदास या सेवाराम। तो ऊदो शतक के जो लेखक माने जाते हैं, रत्नाकर जो हैं वो ऊदो शतक के लेखक माने जाते हैं। नंददास जो हैं वो अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1533 ईस्वी में माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है। को रत्नाकर कृत गंगा अवतरण जो है वो किस छंद में लिखा गया है। चौपाई, दोहा, रोला या घनाक्षरी। तो रत्नाकर कृत गंगा अवतरण जो है वो रोला छंद में लिखा गया है। रोला एक सममात्रिक छंद माना जाता है। चौपाई भी एक सममात्रिक छंद माना जाता है क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दोहा जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद माना जाता है क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऊदो शतक की हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सब लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है। तो इसमें जो बोध हो रहा है वो इसमें भावों उत्कर्षों का बोध होता है। यह पंक्ति जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तदीय समाज से किसका संबंध था। तदीय समाज से किसका संबंध था। केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो तदीय समाज से जो संबंध माना जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से तदीय समाज का जो है वो संबंध माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कलयुग का कन्हैया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त। तो नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है और इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और इन्हें कलयुग का कन्हैया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदन विदेश चली जात इन्हें अति ख्वारी। यह पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र। तो ये जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि लाला निवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी। रामचंद्र शुक्ल ने, भारतेंदु ने, बद्री नारायण चौधरी ने या बालकृष्ण भट्ट ने। तो लाला श्री निवास दास के संयोगिता स्वयंवर की जो सच्ची समालोचना जो की थी वो बालकृष्ण भट्ट ने की थी और बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है वो 1844 ईस्वी में माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था। सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लू लाल ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो मेघदूत
काव्य का जो खड़ी बोली में जो अनुवाद किया था तो राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया था? मोहन राकेश ने, लाला सीताराम ने, विद्यानिवास मिश्र ने या जगनिक ने? तो शेक्सपियर के जो सभी नाटकों का जो हिंदी अनुवाद किया था वह लाला सीताराम ने शेक्सपियर के सभी नाटकों का जो है वो हिंदी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि गोल्डस्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया था? रामचरितोपाध्याय ने, राम नरेश त्रिपाठी ने, श्रीधर पाठक ने या ठाकुर गोपाल सिंह शरण सिंह ने? तो गोल्डस्मिथ की कृति ट्रैवलर का जो अनुवाद किया था वो श्रीधर पाठक ने किया था। इनका जन्म जो है वो 1860 ईस्वी में माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर या प्रेम माधुरी? तो भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का जो संग्रह जो है वो फूलों का गुच्छा नाम से संग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं? तो हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण, अंबिका दत्त व्यास। ये जो हैं सभी भारतेंदु मंडल के कवि माने जाते हैं। हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में माना जाता है। प्रेमघन का जन्म जो है वो 1855 ईस्वी में माना जाता है। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म जो है वो 1856 में माना जाता है और अंबिका दत्त व्यास का जन्म 1857 में माना जाता है। इनकी जन्म तिथि याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनको भारतेंदु मंडल के कवियों को नाम भी याद रखें, उनकी जन्म तिथि भी याद रखें क्योंकि इनको क्रम से लगाने के लिए प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो इनमें से जो भारतेंदु युग का नहीं है बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या श्रीनिवास दास। तो इनमें से जो है वो भारतेंदु युग का कवि नहीं माना जाता है। तो बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग का कवि नहीं माना जाता है, जबकि बाल मुकुंद गुप्त को छायावादी और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? 1880 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में या 1882 ईस्वी में? तो भारतेंदु जी ने जो अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान जो दिया था वो 1884 ईस्वी में भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग? तो समस्या पूर्ति जो मानी जाती है वो भारतेंदु युग की विशेषताएं मानी जाती हैं। तो इनसे संबंधित अन्य विशेषताएं भी देखते हैं। कि समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की काव्य शैली थी। उनके मंडल के कवि विविध विषयों पर तत्काल समस्या पूर्ति करते थे। रामकृष्ण वर्मा, प्रेमघन आदि कवि तत्काल समस्या पूर्ति के लिए प्रसिद्ध थे। भारतेंदु कालीन कविता की मुख्य विशेषता हैं देशभक्ति और राष्ट्र की भावना,
जनवादी विचारधारा, प्राचीन परपाटी की कविता, कलात्मकता का अभाव, काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग या हास्य व्यंग एवं समस्या पूर्ति तथा प्राचीन छंद। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। तो बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमगन या प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु युग का जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित लेखक जो है कवि माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं गद्य रचना को एक कला काल के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो गद्य रचना को एक कला काल के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम कारीगरी समझने वाले लेखक थे रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट या बद्री नारायण चौधरी। तो गद्य रचना को एक कला काल के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम कारीगर समझने वाले जो थे वो बद्री नारायण चौधरी को माना जाता है। तो यहाँ से जो द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। द्विवेदी युग कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया था। शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर अवध द्विवेदी, डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया था वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी या मन्नन द्विवेदी। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया था वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर द्विवेदी युग का जो है नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुधाकर द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी या मन्नन द्विवेदी। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि द्विवेदी युग का एक और अन्य नाम कौन सा था। संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल या गद्य काल। तो द्विवेदी युग का जो अन्य नाम माना जाता है तो जागरण सुधार काल जो है वो द्विवेदी युग का अन्य नाम माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंद्र, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था तो वह कौन थे। नाथूराम शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो वह लेखक जो माने जाते हैं तो वह नाथूराम शर्मा शंकर जो हैं
वो भारतेंदु प्रज्ञेंदु साहित्यकार सुधा उपाधियों से विभूषित किए गए थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह युक्ति किस साहित्यकार की है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मुक्ति बोध। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। यह युक्ति किस साहित्यकार की है? तो यह युक्ति जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की मानी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। तो अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक अर्थनीति या संपत्ति शास्त्र। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का जो ग्रंथ माना जाता है, संपत्ति शास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ माना जाता है, जो कि 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति शास्त्र के जो लेखक माने जाते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो संपत्ति शास्त्र के लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है। तो यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि संपत्ति शास्त्र के जो लेखक का नाम माना गया है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम माना गया है, और इनका जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में प्रकाशित किए बिना ही वापस कर दिया था? तो गोपाल दास गेमरी, बालकृष्ण भट्ट ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या बनारसी दास चतुर्वेदी ने। तो जूही की कली कविता को जो है अपने पत्र में प्रकाशित करने से मना, उसे अश्लील कहकर के उसे प्रकाशित करने से मना कर दिया था। तो वह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से मना कर दिया था। जूही कली का जो प्रकाशन है वो 1916 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने प्रकाशित करने किए बगैर ही वापस कर दिया गया था? तो वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे अश्लील कविता कहकर के प्रकाशित करने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतःकरण की व्रतियों के चित्र का नाम कविता है, यह किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने या रामचंद्र शुक्ल ने। तो अंतःकरण की जो चित्र व्रतियों का नाम कविता है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जनता की चित्तवृत्तियों का नाम कविता है वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, और अंतःकरण की व्रतियों का नाम के चित्र का नाम कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहन लाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी या मैथिली शरण गुप्त।
तो इनमें से जो द्विवेदी युग का कवि नहीं माना जाता है, तो सोहनलाल द्विवेदी जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि नहीं माने जाते हैं, जबकि हरिओद उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त जो हैं यह द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार प्रगीतकार माने जाते हैं। तो द्विवेदी युग के जो सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं, तो मुकुटधर पांडे को जो है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ था। तो मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या श्याम नारायण पांडे। तो छायावाद का जो पूर्वाभास हुआ था वह मुकुटधर पांडे की रचनाओं में प्रकट हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संकलित हुआ था। तो मुकुटधर पांडे की जो रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास जो है वो संकलित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो कविता कौमुदी, उदय चरित, प्रिय प्रवास या लोकायतन। तो खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और प्रिय प्रवास 1914 में रचित हरिओद उपाध्याय के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। तो साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती या कुरुक्षेत्र। तो खड़ी बोली का जो हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य जो माना जाता है वह प्रिय प्रवास को माना जाता है, जो कि हरिओद उपाध्याय के द्वारा रचित माना जाता है। साकेत यह प्रिय प्रवास जो है 1914 में रचित माना जाता है। साकेत जो है 1931 में और भारत भारती जो है वो 1912 में, कुरुक्षेत्र जो है वो 1946 में रचित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। तो प्रिय प्रवास में कितने सर्ग माने जाते हैं? 17, 19, 21 या 23। तो हरिओद के जो प्रिय प्रवास महाकाव्य में जो है सर्गों की संख्या जो है वो 17 मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे या वासवदता। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ जो है वो चोखे चौपदे जो है हरिओद उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखित ग्रंथ जो है माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बदेही बनवास नामक काव्य लिखा है देव के द्वारा, हरिओद उपाध्याय जी के द्वारा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के द्वारा या भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो बदेही बनवास जो नामक काव्य लिखा गया है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा बदेही बनवास जो है वो काव्य लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बदेही बनवास के जो लेखक माने जाते हैं तो वह अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है वो बदेही बनवास के जो लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं
कि खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रयाप्रवास के जो रचयिता माने जाते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, या माखन लाल चतुर्वेदी, या केशव दास। तो खड़ी बोली में जो प्रथम महाकाव्य के जो लेखक माने जाते हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी जो हैं वो प्रयाप्रवास के रचयिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य जो माना जाता है वो प्रयाप्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जो 1914 में हरिओद जी के द्वारा रचित माना जाता है और इसमें 17 सर्ग माने जाते हैं। कामिनी जो है वो 1935 में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित माना जाता है और ये एक महाकाव्य है और इसमें जो सर्गों की संख्या है वो 15 मानी गई है। साकेत जो है वो 1931 में मैथिली शरणगुप्त के द्वारा प्रकाशित किया गया है और रामचरितमानस जो है वो 1575 ईस्वी और 1631 संवत में रचित माना जाता है तुलसीदास जी के द्वारा और इसमें 7 कांडों का वर्णन किया गया है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।